जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये उसी गुस्से की एक उपज है। एक प्लेटफॉर्म दिया और वो जनता का गुस्सा जो है एकदम उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को गर्त में डाल दिया है। लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी किया है, जल्दी से जल्दी सुधर जाओ और उसको इस्तीफा दो। हम कहना चाहते हैं इन अनपढ़ लोगों से, इन बीजेपी के अनपढ़ मंत्रियों से कि इनको इस्तीफा ले लीजिए। हाथ जोड़ के अपील है। 45 डिग्री सेल्सियस के इतनी धूप में भी युवा आज रोड पर खड़ा है। आपने पूरे देश बर्बाद कर दिया है। दीजिए, आज हमारा 6 जून का प्रोटेस्ट पूरा सफल रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ना दिया तो इससे बड़ा ग्राउंड रामलीला पड़ा है, रामलीला मैदान। तो आने वाला समय रामलीला मैदान होगा अगला टारगेट हमारा। अगर नहीं दोगे तो ये बच्चे अगर सरकार लाना भी जानते तो सरकार पलटना भी जानती है। फिर नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं समाचार। कॉकरोच जनता पार्टी जिसका आंदोलन था, आंदोलन सफल रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने टीवी चैनलों की खबरें नहीं देखी तो आप ये बात बखूबी जानते हैं। अब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया गया है। कॉकरोचेस ने कहा है कि 1 हफ्ते तक का समय है, कुछ कॉकरोचेस ने 5 दिन का समय दिया और कहा है कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए। लोग अपने अपने हिसाब से समीकरण बता रहे हैं, तो मुझे लगा सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी से बात कर ली जाए। पहले तो इस आंदोलन को आप कैसे देख रहे थे जो हुआ है कल? तो जमीनी स्तर की सच्चाई बता रहे। सीनियर कॉकरोच हूँ आजकल तो। अच्छा, कॉकरोच है। सीनियर कॉकरोच, तो यही परिचय ज्यादा उचित है। तो पहली बात तो ये है कि ये एक शुरुआत जो जनता का नफरत और नाराजगी नहीं, नफरत आरएसएस और बीजेपी के प्रति है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पद पे बैठा है या इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा है, अगर वो ऐसा लगता है जनता को कि वो आरएसएस और बीजेपी की तरफ है, थोड़ा सा भी उस तरफ है, तो वो जनता का गुस्सा जो है फट पड़ता है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये उसी गुस्से की एक उपज है। एक प्लेटफॉर्म दिया और वो जनता का गुस्सा जो है एकदम उस प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो पहली बात तो ये है बुनियादी जो समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मुख्य मुद्दा जो है, आप ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है और कि अभी ये मुद्दा जो है गर्म है, इससे लोग जुड़ें और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। लेकिन इन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी के जो शरीफ और ईमानदार लोग हैं वो भी तो इनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी को में ऐसी क्या बुराई है जो मोदी जी को हटाए, मोदी जी उनको हटाएं? ऐसी कोई भी वजह मुझे बता दीजिए। मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती। बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जी पैसे भी अच्छे कमा के दे ही रहे होंगे और शिक्षा से, और शिक्षा का सत्यानाश भी कर ही रहे हैं। एनटीए वगैरह जो बनी हुई हैं, जो चेक इन्होंने अपने व्हीकल्स बनाए थे पैसे चुराने के, लूटने के, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके हर यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक जो भर्ती किए जा रहे हैं वो पैसे की बुनियाद पे किए जा रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस रोक लगते हैं। हर चीज बेची जा रही है शिक्षा के उसमें क्षेत्र में, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी तो मोदी जी की नजर में उनके नवरत्न हैं। माल कमा कमा के लाके दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को क्यों हटाना चाहेंगे? क्या धर्मेंद्र प्रधान जी से उम्मीद आरएसएस और बीजेपी की और मोदी जी की ये थी कि वो अच्छे एग्जाम कराएंगे? मतलब ये बुनियादी लॉजिक इन्हें समझना चाहिए। अब अगर वो हटाए भी देंगे तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान नंबर जो 2 आएंगे वो इनसे भी बड़े वाले लेके आएंगे जो ज्यादा धन उनको उपार्जन करके दे सके और जो ज्यादा शिक्षा का सत्यानाश कर सके। ये भी समझना चाहिए। तो बुनियाद पे भले ये धीरे धीरे बढ़े, बुनियाद पे जाना चाहिए। बुनियाद क्या है? वो बाबा साहब ने जो ताकत दी थी हमारे देश के हर एक नागरिक को, इस देश का मालिक बनाया था। ये जो उस मालिक को कॉकरोच बनाने की चेष्टा हो रही है वो खत्म कैसे होगी? वो तब होगी जो लोग पदों पे बैठे हैं उनको ये पता होगा कि जनता मालिक है और हम जनता के नौकर हैं। उस नजर से देखना जब शुरू करेंगे, कब? जब बाबा साहब का 1 वोट का अधिकार इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति का कान पकड़ के नीचे उतारने की, प्रधानमंत्री का कान पकड़ के दूसरा प्रधानमंत्री लाके बिठाने की ताकत जनता के पास वापस आ जाएगी। वापस क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ईवीएम के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी ने वो ताकत जनता की छीन ली है। ये बुनियादी प्रॉब्लम है जिसका हल भी पेपर बैलेट के माध्यम से ही होना है, निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से होना है। बाकी सब तो ये, अगर ये कैंसर है हमारे देश में जो करप्शन का आरएसएस द्वारा फैलाया गया है, तो उसका ये सब धर्मेंद्र प्रधान जी और ये शिक्षा मंत्रालय और एनटीए और ये सब चीजें तो उसकी पत्तियां हैं। जड़
इलेक्शन है निष्पक्ष इलेक्शन। अच्छा, नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, बड़ा दिलचस्प नैरेटिव है, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर थी। तो पहला जो तथ्य दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि पीएम मोदी कितने अच्छे हैं, अभिजीत दीप के बाहर से आता है और उसे परमिशन फटाक से दे देते हैं। तो अब आप लोगों ने मान लिया ना कि ये लोकतांत्रिक देश है। आप लोग कहते हैं कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ नैरेटिव में फंस जाएंगे, ये बच्चे हैं अभी, इसीलिए तो मुझे इनके ऊपर वो हो रही है, मतलब एक तरीके से सहानुभूति भी हो रही है कि इस बात से वो खुश हो रहे हैं कि उन्होंने, पुलिस ने उनको रेड कारपेट दिया एक तरीके से। हाँ, पुलिस ने कुछ नहीं किया, शांति से। उनकी विश्वसनीयता कितनी स्पीड से नीचे गिरी इस बात से, ये उनको बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा धीरे धीरे, अभी तो इनको मौका देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी इनके खिलाफ नहीं हो जाना है लोगों, अभी इनके ऊपर से भरोसा नहीं उठाना है, अभी विश्वास करना है। दूसरा क्या किया, मुझे ऐसा भी खबर आई है, शायद आप तो वहां थी, आपको मालूम होगा कि जब तक के आखिरी बंदा नहीं चला गया, उससे पहले ही, बहुत पहले जो स्टेज पे लोग थे वो चले गए। ये सत्य बात है। ये भी मैंने देख रही थी कि बताया जा रहा है कि वहां तो सब लोग रवाना हो गए और बहुत जल्दी समाप्त हो गया। इससे क्या नैरेटिव जा रहा है कि वही जो मोदी जी करते हैं ना, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के मेकअप वेकअप करके आते हैं, वैसे ही आते हैं, हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं। ये नैरेटिव भी उनके लिए बन रहा है। बाबा साहब के जो आंदोलन होंगे, अम्बेडकर वादियों का जो आंदोलन होता है, जो उसका मुखर चेहरा बन जाता है जिस भी वजह से, कोई उसका ये नहीं होता कि वही लीडर है, और वो आखिर में जाता है जब सबको सुरक्षित पुलिस के चुंगल से निकाल के। ये है बाबा साहब के जय भीम के जो आंदोलन करते हैं उनका तरीका, ये भी उनको सीखने की आवश्यकता है। तीसरी बात ये है, लीडर आज की तारीख में जो भी बनेगा, ये कांटों भरा ताज है, जिसको गोली लगने से, चाहे वो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की हो या आरएसएस के गुंडों की, इतना सा भी डर है, वो इस आंदोलन में लीडरशिप ना ले, छोड़ दे। जेल जाने से इतना सा भी डर है तो वो इस आंदोलन में हिस्सा ना ले, लीडरशिप के रूप में तो ना ले। अगर किसी भी साजिश में फंसा के, झूठे मुकदमे, झूठे नैरेटिव बना के का भी डर है, तो इस आंदोलन का लीडर बनने की चेष्टा ना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति से बात ही नहीं करनी। तो समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मैं खुद थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि एक नहीं आए थे, बल्कि लड़ी लगाकर वो लोग आए हुए थे। बाकायदा वो कह रहे थे कि ये लोग आ गए हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये उग्रवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आंदोलन चल रहा है। मैंने देखा कि ये भी नरेशन वहां पर फैलाया गया। ये सब इस बात की गारंटी है कि आरएसएस और बीजेपी इन लोगों से थोड़ा थोड़ा डर भी रही। इसका मतलब यही देशभक्त हैं, यही ईमानदार हैं, यही भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले हैं। ये तो एक पॉजिटिव साइन आरएसएस। और लेकिन ये नेगेटिव साइन है कि मोदी जी की तारीफ हो रही है वहां के, मोदी जी ने रेड कारपेट दिया। ये जहर है इस आंदोलन के लिए। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है, कैंसर का इलाज होना है, और कोई बात करने से इलाज नहीं होना है। जैसे वांगचुक साहब आए थे, वो पता नहीं कितने भोले व्यक्ति हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहाँ इस चक्कर में पड़ गए, मुझे तो यही हैरानी हो रही है। फूल लेके आए थे बकायदा, दिल्ली पुलिस को फूल उन्होंने दिया और बकायदा पहनाया भी कि ले लीजिए आप फूल लाया हूं। जो भारत के संविधान की शपथ लेके, जो भ्रष्ट अधिकारी भारत के संविधान की शपथ लेके जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे, वो फूल से इनके मान जाएंगे। कैसे बचपने की बातें हैं ये, कांटों पर वो फूल बिछाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या शेर पढ़ा है। तो शेरो शायरी का बात नहीं है। सोनम वांगचुक साहब की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, वो वहां से लेके यहाँ आए दिल्ली पैदल चल के। एक राहुल गांधी जी आए थे और एक ये आए थे। राहुल गांधी जी मोदी जी के मुंह पे, पार्लियामेंट में उनकी एक बड़ी बलवती इच्छा है कि मैं मोदी जी के सामने बता दूं कि तुम एप्स्टीन से मिले हुए। मतलब उनको कितनी खुशी प्राप्त होगी। वही खुशी प्राप्त करने के लिए वो दिन रात एक किए पड़े हैं कि सामने बता दे। सामने बता के क्या होगा, कोई अगर शर्म वाला व्यक्ति हो तो उसके मुंह पे बताने से कुछ फर्क पड़ता है। जो इजराइल को अपना फादरलैंड बता रहा हो, उसके मुंह पे बता दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फोकस नहीं है, फोकस। उसी तरीके से सोनम वांगचुक साहब अमित शाह साहब से बात करने के लिए लद्दाख से आ गए पैदल चल के। बात करके क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति तो ईवीएम के माध्यम से होम मिनिस्टर बने लगे। समझाऊंगा कि बच्चों के साथ हुआ जो बुरा हुआ, बुरा तो हुआ है सर। किसको समझाएंगे? मोदी, केंद्र सरकार को। यही तो कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने पूरी प्लानिंग करके बच्चों के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मिलकर कराया है। एनटीए बनाई क्यों थी बताओ आप? पैसे चुराने के लिए तो बनाई थी। एक प्राइवेट पार्टी एंटिटी क्रिएट कर रहा है, जबकि एक सिस्टम मौजूद है। तो जिस व्यक्ति ने ये काम को करवाया है, उसको ये जाके बताएंगे कि ये काम जो है ठीक नहीं है, वो कहेगा भाई मैं ही ठीक काम कर, मैं ही तो कर रहा हूँ ये,
अंदर अंदर क्या, जैसे आप मुस्कुरा रहे हो वैसे ही मुस्कुराते हैं ये भी। हाँ देखो आए क्या बावले, हमें कहेंगे होम मिनिस्टर साहब, अब मैं होम मिनिस्टर हूँ क्या? अमित शाह जी मन में सोच रहे होंगे मैं तो वही हूँ भाई, यहाँ से कितने पैसे लेने हैं, चिदम्बरम साहब को जेल्स में भेजा, कितना माल उनसे छीना, इनसे छीना, ये माल कलेक्ट करने का काम है मेरा, मुझे ये होम मिनिस्टर समझ के बात कर रहे हैं। अंदर ही अंदर कितने मुस्कुराते हैं। फिर भी ये एक बार नहीं, अभी लेटेस्ट भी खुश हो रहे हैं कि जैसे ही मैंने कॉकरोच जनता पार्टी वालों से बात की, एलजी साहब ने मुझे बुला के बात की, एलजी साहब जो उनके नौकर हैं। तो ये जो बात करने की जो कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा बहुत हमसे भी सीखना है। हम सफल आंदोलन कैसे बात करनी चाहिए आप बताइए, क्यों क्या करना चाहिए? बस यही मैं पूछ रहा हूँ ना। देखिए आपका मुद्दा साफ है, मैं कह रहा हूँ कि हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा कोई बड़ी बात नहीं है, बेकार की बात है, इससे कुछ हल नहीं होने वाला। लेकिन ठीक है, अब आपने बता दिया तो आपका आंदोलन है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए, तो इस्तीफा जिस दिन हो जाएगा आंदोलन आप बंद कर देना या दूसरे लेवल पे ले जाना। बात करके क्या करोगे कि इन्हें संस्कृत में नहीं, उसमें इस्तीफा देना है, संस्कृत में, उर्दू में देना है, फारसी में देना है, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है इस्तीफा, अपने हाथ से लिख के देना है, ब्लू पेन होना चाहिए, ग्रीन, ये सब बातें करेंगे। इस्तीफा हो जाएगा तो आंदोलन खत्म। बात क्या होनी है इस बारे में बताओ मुझे आप। बात तो यही होगी ना, बात जैसे ही करने जाता है व्यक्ति, बात ये होती है कि वो कहते हैं देखो ऐसा है, जो मुझे कुछ कुछ उड़ उड़ के खबरें आती हैं कि एक तरफ तो ये गाजर है, दूसरी तरफ डंडा है, चूज कर लो, ईडी वो बैठी है और माल ये है। बात में तो यही होगा ना, बंद कमरे में कौन सी बात होती है? क्या करना चाहिए? ये तो हमें समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो ऑन कैमरा ही कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच हूँ, वो कह रहे हैं बात नहीं करनी। सीए एनआरसी का आंदोलन कामयाब क्यों हुआ? बार बार वो कोशिश करते थे कि किसी को नेता बनाए और उससे बात कर दें। हम लोगों ने कहा बात क्या है, ये मुकदमा ये आप वापस ले लो, हम अपना आंदोलन बंद कर देंगे सीए एनआरसी। बात क्या होनी है इसमें कि हरे कागज पे लिख के वापस लोगे, ब्लू पे लोगे, इसमें बात क्या करनी है? चलो बात करने की इतनी इच्छा हो रही है तो टेलीकास्ट होना चाहिए। आप शाहीन बाग आओ, हम इधर बैठेंगे, आप इधर बैठना, वहीं बैठ के बात होगी जनता के सामने। बंद कमरे में बात मतलब बेईमानी, बंद कमरे में बात मतलब धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड। बात ही वैसे तो बात ही क्यों करनी है? हमारे सारे आंदोलन, आपने डॉक्टर ऋतु का भी आंदोलन देखा है, आपने सीएनआरसी का देखा है, चंद्रशेखर का भी आंदोलन देखा है। मैंने कभी किसी से बात की? बात ही नहीं करनी। हमारा आंदोलन है, हमारी मांग है, पूरी करो तो आंदोलन खत्म, नहीं तो चल रहा है। बात क्या होनी है इसमें? अच्छा, ये मुझे नया शब्द पता चला कि प्रशासन से बातचीत मतलब बेईमानी। बेईमानी बंद कमरे में तो 100% बेईमानी, बंद कमरे में बात ही नहीं होनी। तो अब क्या करना चाहिए जो कॉकरोचेस आपको देख रहे हैं? अब आप जो हमारे किसान आंदोलन के बड़े बड़े भारी भरकम, ये तो अभी नए नए हैं, नहीं बिल्कुल, वो गए ना वहां पे, क्या लेके आए? एमएसपी मिल गई आज तक? बताओ आप, बंद कमरे में बातचीतें की, इल्जाम और लग रहे हैं झूठे या सच्चे नेताओं पे। एमएसपी मिल गई आज तक? नहीं मिली ना। जो मिला वो आंदोलन से मिलने जाने से पहले मिल गया था, उन्होंने अपने हाथ जोड़ के वापस ले दिया कानून, जो फॉर्म जो लॉज आए थे। बातचीत से एमएसपी लेने गए थे, आज तक मिल गई एमएसपी? कोई ऐसा आंदोलन किसी सरकार का मुझे बता दो जो बातचीत से हल निकाल के आया हो। बातचीत नहीं होती, बंद कमरे में बेईमानी होती। अच्छा, आंदोलन पर भी आरोप लगाए गए प्राचा जी, कहा गया कि यह आंदोलन तो विफल है। 22 मिलियन की संख्या में केवल 4-5 हजार लोग आए थे। उससे तो इतने डर गए, रेड कारपेट दे रहे हैं। बात ये नहीं है, उन्हें पता है कि हम ईवीएम के पीएम हैं। अगर जनता का आंदोलन नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसा हो गया तो वो झेल नहीं पाएंगे, इसलिए डर के मारे वो तरह तरह के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके किसी भी आंदोलन की हवा निकालने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो थोड़े थोड़े कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वो अभी जनता का प्रेशर भी इनके ऊपर होगा। अगर ये लोग भी अगर विड्रॉ करेंगे या किसी भी प्रकार से मोदी जी की तारीफ करेंगे, आरएस, ये जैसे वो सीजीआई की साहब की तरफ नफरत नहीं थी, वो जो ये बन के फोटा है ना बम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीजीआई की नाम नहीं ले रहा कोई, अब बिल्कुल नहीं ले रहा, नफरत नहीं है नफरत मोदी जी, अमित शाह जी से, आरएसएस और बीजेपी से। वो तो एक मतलब बहाना बन गए। प्रशासन की कुव्यवस्था से परेशान है वो लोग, जितना मुझे समझ आ रहा है। बाबर उस पे उनके मुंह से निकला या नहीं निकला, इसके बारे में भी एक विवाद है। अभी वो तो कह रहे हैं मैंने बोला ही नहीं ऐसा कुछ, चीफ जस्टिस साहब। लेकिन बोलना ना बोलना बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी नजर भी आ जाओगे आरएसएस और बीजेपी की तरफ, अगर आप किसी को मतलब गलती से भी लग गया कि आप उनका पक्षधर हो, तो जनता का गुस्सा है वो ऐसे ही फूटता है। इतना नफरत है जनता को आरएसएस और बीजेपी से, और विपक्ष के लोगों से नाराजगी। ये वरना विपक्ष का काम था। ये जो ये कॉकरोच जनता पार्टी इतना हाइप क्यों हुआ? क्योंकि विपक्ष भी कुछ कर ही नहीं रही ना।
गोली पे गोली, गोली पे गोली, मतलब बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो कर देंगे तो वो हो गया, हमने संघर्ष किया कुछ हुआ नहीं, हम फेल हो गए। हर जो कार्य करने के बाद विपक्ष आके, विपक्ष का नेता बताता है हम फेल हो गए, हमने बड़ी कोशिश की। भाई हमने इतनी जॉगिंग की और नतीजा सिफर। नतीजा सिफर क्यों हो रहा है उसकी वजह खोजनी नहीं है। अभी भी वही सारे के सारे जो आरएसएस के स्लीपर सेल्स हैं, उन्हीं को राज्यसभा, उन्हीं को पद, उन्हीं को टिकट, सब उन्हीं को मिल रहा है। तो और जनता जो उनका एक्चुअल कार्यकर्ता है, जिसको राहुल गांधी जी बब्बर शेर बोलते हैं, उसके हवाले एक जो रेवड़ी का दाना भी नहीं आ रहा, उसको बचाने कोई वकील नहीं जाता। और जो ये फ्रॉडुलेंट नेता है उनको बचाने बड़े बड़े वकील चले जाते हैं, सेटिंग करके या बगैर सेटिंग किए, जो भी। आगे का जो सर अल्टीमेटम दिया है, मेरे दो मुख्य सवाल आपसे और हैं। पहला कि जो अभी कॉकरोचेस ने आके अल्टीमेटम दिया है कि हफ्ते भर का समय आपके पास और है, उसे आप कैसे देखते हैं? इसका जवाब नहीं, अल्टीमेटम किसे दे रहे हैं? मोदी जी को, प्रशासन को, पीएम मोदी को कि इस्तीफा ले लीजिए उनसे, धर्मेंद्र प्रधान से। तो इस्तीफा कैसे ले लें मोदी जी? वो धर्मेंद्र प्रधान जी से अगर वो इस्तीफा मतलब कैसे ले लें? वो तो उनके ही तो वो एक प्रकार से, और उनको ये भी इन बच्चों को समझना चाहिए, जो समझदार तो हैं ही, लेकिन थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई भी फैसला कैबिनेट का फैसला होता है, जॉइंट फैसला होता है। कोई मंत्री कैबिनेट का जो होता है ना, उसका हाथ में कुछ अपने आप नहीं होता, सब कैबिनेट का फैसला होता है, ये जॉइंट डिसीजन होते हैं। प्रधानमंत्री उसके मुखिया हैं, तो अब प्रधानमंत्री से ये कहा जाए कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा ले लो, वो तो होगा नहीं। ये सोच विचार का विषय है। और दूसरी बात ये कि अगर उस व्यक्ति में उसने कुछ अपने मन में गलती की होती, नैतिकता तो नहीं है। नहीं, नैतिकता की बात नहीं, उसने कोई गलती नहीं की ना, गलती तो आपको लग रही है। उसके हिसाब से तो जो मोदी जी का आदेश था, जिस वजह से उसने मंत्री बनाया गया था, वो उस पर 100% रिजल्ट दे रहा है, पैसा भी कमा के दे रहा है और शिक्षा का सत्यानाश भी कर रहा है। तो वो कहाँ फेलियर मान रहा है अपने आप को? उसको मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था तुम्हें शिक्षा में कुछ तब्दीली लानी है या उसको बेहतर बनाना है, उसको ये थोड़ी कहा था ईमानदारी से काम करना है। वो कहाँ फेल हुआ है जो इस्तीफा दे? ये बुनियादी बातें हैं जो समझनी है। ये थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मोदी जी कहेंगे ये मेरा सबसे अच्छा आदमी है, शिक्षा जैसे क्षेत्र से भी इतना मतलब मुझे बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है? तो जनजी अब करे तो करे क्या सर? जनजी उतरी आप, मैं क्योंकि महमूद राजा से मैंने जितनी बार बात करी, उन्होंने सिर्फ मुझे यही कहा कि जितने दर्शक देख रहे हैं उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। ये भारत का पहला जनजी आंदोलन है। हाँ, पहला नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जनजी युवाओं का सर, जनजी जनरेशन का सी क्या चीज है, मुझे उस तरीके से समझ में नहीं आई। युवाओं ने ही सारे आंदोलन किए ना। आजादी की लड़ाई क्या भगत सिंह क्या थे? कितनी उम्र थी उनकी, भगत सिंह साहब की? हर दौर में जनजी नहीं किया। ये बेकार की बातें करना। पहला आंदोलन है। भगत सिंह साहब की उम्र कितनी थी जब उनको फांसी चढ़ गए थे? 23। ये हर आंदोलन युवाओं ने किया। जो सीनियर लोग होते हैं उनकी काम ये होता है कि उनके पीछे खड़े रहें कि तुम्हें कोई भी परेशानी आएगी तो हम लोग हैं। भगत सिंह साहब के साथ उनके सीनियर लोग नहीं रहे उस समय, कुछ मुट्ठी भर वकील ही थे, आसफ अली साहब जैसे, बाकी सबने तो धोखा ही दिया हमने। तो आज वो नहीं होगा, हम लोग खड़े हैं उनके साथ। हर आंदोलन उन्होंने ही करना है, हर आंदोलन उन्होंने ही किया है, हर सफलता उन्हीं की है। चाहे कोई आंदोलन देख लो, जेपी आंदोलन देख लो, कोई आंदोलन, अभी ये हमारे चंद्रशेखर साहब का, रितु का, कौन है ये सर? जेनजी शब्द नया है इंस्टाग्राम पे। ये तो इस भूले के में नहीं आना चाहिए। काम वही हो रहा है जो हमेशा से हो रहा है और आगे भी वही होगा। संविधान जीतेगा, हम लोग जीतेंगे। बाबा साहब का जो एकता, बराबरी, इंसाफ सबके लिए और जो बंधुता है वो जीतेगी। बाकी सब लोग हारने ही हारने हैं। समय की बात है, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है क्योंकि ईवीएम के माध्यम से बाबा साहब का एक जो सबसे बड़ा हमारे को मालिक बनाने का जो एक फॉर्मूला था वो इन्होंने छीन लिया कुछ देर के लिए। वो हम वापस ले लेंगे, फिर यही होगा। अभी जो आंदोलन युवाओं को करना है वो पेपर बैलेट वापस लाने के लिए करना है। अल्टीमेट आंदोलन वही होना। और सोल्यूशन क्या है? आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। समाधान अभी भी वही है, आंदोलन, नो बातचीत, आंदोलन, आंदोलन अपने मुद्दे और आंदोलन, 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 नो बातचीत, नो बंद कमरे में जाना। बंद कमरे में जाना मतलब फ्रॉड, बंद कमरे में जाना मतलब अपने आंदोलन को बर्बाद कर लेना। इसलिए केवल और केवल सभी युवाओं के पास एक ही ऑप्शन है कि वो आंदोलन करे, सरकार से सवाल करे और जड़ पकड़े। महमूद राजा कह रहे हैं कि जब इन सत्ताधारियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा तभी आपको आपके बुनियादी मुद्दों पर न केवल चर्चा मिलेगी बल्कि न्याय भी मिलेगा। इस बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।